हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन माध्यम में उन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सॉरी उन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखा था जो इम्परेटिव होते थे। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, जो नेवर से प्रारंभ होते हैं, जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर भाव के आधार पे जाएंगे तो ऐसे वाक्य जो आदेश, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट करे उन्हें क्या कहते थे, इम्परेटिव सेंटेंस कहते थे। तो हमने पीछे कुछ नियमों को जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है कि इम्परेटिव सेंटेंस को ही हमको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखना है। बट टुडे हमको इम्परेटिव सेंटेंस के उन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखना है जहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें इम्परेटिव सेंटेंस तो होगा, लेकिन उस इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे हुआ होगा, डू नॉट से हुआ होगा। तो हम ऐसे वाक्यों को आज इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। दैट्स द टॉपिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के इस रूल की तरफ। तो ये रूल क्या होता है, इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं उसको जानते हैं। इसमें फर्स्टली हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड जानते हैं, क्योंकि ये जो होता है डू नॉट वाले वाक्य, इनको इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की दो विधियाँ होती हैं, दो मेथड्स होते हैं। कितनी होती हैं, दो विधियां होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे। तो पहला मेथड क्या है उसमें बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे फेड हो चाहे फेड टू हो, उसको किस में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में चेंज कर देंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरबिड और इसको सेकेंड फॉर्म फॉरवर्ड लिख रहे हैं फेड या फेड टू के अनुसार, तो फॉरबिड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगा जिसका प्रारंभ डू नॉट से हुआ होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे। और डू नॉट को हटाने के बाद जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी B1 लिख दिया है, B1 मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखकर दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया, जोड़ लेते हैं। बाकी जो चेंज ऑफ प्रोनाउन और अदर शब्दों का चेंज होता है वो असर्टिव की तरह होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में चेंज ऑफ टेंस का रूल अप्लाई नहीं करते हैं, ये मैंने पीछे बताया हुआ था। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द टीचर फेड टू द बॉय, द टीचर fed to the boy do not abuse anyone। तो ये हमारा रहा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे क्या करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो मैंने बोला कि जब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता था, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पूरा भाग होता है, ये पूरा भाग क्या कहलाता था, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता था। और मैंने आज का नियम क्या लिखवाया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किससे हो जाए, डू नॉट पे, या इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डू नॉट या डोंट, अगर डू नॉट से हो जाए तो, और देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। अब इस वाक्य को हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका मेथड दो होता है, दो तरीके होते हैं इसको चेंज करने के। तो हम लोग पहले मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, पहले मेथड को सीख रहे हैं कि कैसे यदि डू नॉट से वाक्य का प्रारंभ हो जाए तो उस केस में हम लोग कैसे इस पूरे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो करना क्या है उसको देखते हैं। फर्स्टली
हमको जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर फेड टू दिया हुआ है, इस फेड टू को चेंज किस में कर देंगे, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब होता है मना किए, तो ये क्या आ जाएगा, द टीचर फॉरबिड द बॉय। यहाँ पर हमने किस को चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब फिर टू को किस में चेंज कर दिया है, फॉरबिड में चेंज कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है मना किए। अब अर्थात ये नेगेटिव हो चुका है, दैट इज वाई अब ये जो डू नॉट होगा, इस डू नॉट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब इस डू नॉट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू नॉट का मतलब यहाँ पर मत होता है, जो नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस हमको यहाँ पर फॉरबिड के लिखने से प्राप्त हो चुका है। दैट इज वाई, यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे डू नॉट को हटाएंगे। अब उसका अब्यूज मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखकर इन दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ये हो गया टू अब्यूज एनी वन। तो दोबारा इस नियम को डिस्कस कर देता हूँ। क्या था नियम, यहाँ पर नियम सीधा था, सिंपल था कि जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू नॉट से हो जाए, तो अब उसके इसमें क्या करते हैं, पहले मेथड में रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे वो फेड हो चाहे वो फेड टू हो, उसका चेंज किस में होता है, फॉरवर्ड में होता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डू नॉट को रिमूव कर देंगे, और डू नॉट को रिमूव करने के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का प्रयोग कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं कि डू नॉट को रिमूव क्यों करते हैं, तो इसका आंसर पहला है कि डू नॉट जो नेगेटिव सेंस दे रहा था, ये जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है, ये खुद एक नेगेटिव सेंस ही देता है इसका, जिसका मतलब होता है मना कि, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अध्यापक ने लड़के को मना किया, टू अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली देने से। और ऊपर जो मतलब था उसका मतलब था अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, कि किसी को गाली मत दो। तो दोनों का भाव तो एक ही मिल गया। तो हमने डू नॉट को रिमूव क्यों किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी डू नॉट को रिमूव करने की वजह से ही रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज किया है, फॉरवर्ड में। तो बहुत लोग का क्वेश्चन मेरे पास ये भी आता है कि सर ये जो इम्परेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, या जैसे कि हम लोग अफर्ट को चेंज कर रहे थे तो कंजक्शन दैट आता था, फिर उसके बाद हम जब इंट्रोगेटिव को चेंज कर रहे थे तो कंजक्शन इफ या वेदर आ रहा था। तो जब इम्परेटिव को चेंज करते हैं तो इनमें से कोई कंजक्शन क्यों आता है, क्यों टू लिखते हैं। तो उसका मैं आंसर बता देता हूँ कि जब हम लोग इम्परेटिव को जब हमने अफर्टिव को चेंज किया, चाहे इंट्रोगेटिव को फिर चेंज किया इनडायरेक्ट नरेशन में, तो जो हमको वाक्य मिलता था रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें सब्जेक्ट गिवन होता था, उसमें सब्जेक्ट जो था वह गिवन होता था, और सब्जेक्ट के गिवन होने की वजह से जब उस टाइप के सेंटेंस हम लोग इनडायरेक्ट बनाते थे तो वो सिंपल नहीं बनता था, वो या तो कॉम्प्लेक्स या तो कंपाउंड बनता था। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सीधे सीधे इम्परेटिव सेंटेंस आया हो, तो इस केस में यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। सब्जेक्ट गिवन न होने की वजह से हम लोग अभी जब इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं। और सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन यही कहता है कि जब भी सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है वहाँ पर फिनिट वर्ब की संख्या एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो ऑलरेडी क्या हो गया, फॉरवर्ड फिनिट वर्ब हो गया है। अब अगर हम लोग डायरेक्टली एब्यूज लिख देंगे तो एब्यूज को लिखना इस सेंटेंस को गलत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो इसीलिए हम इस वर्ब को नॉन फिनिट बनाने के लिए इसके पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और इसको किस में चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं इन्फिनिटिव में। और इस प्रकार से ये दिया गया वाक्य किस में चेंज हो जाता है, यह चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में और सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा रीजन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल फिर इसे समझते हैं। जैसे कि द फादर said to मोहन, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आया क्या है, डू नॉट प्ले आउटसाइड।
तो ये हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। द फादर सेड टू मोहन, पिताजी ने मोहन से कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड, कि बाहर मत खेलो। तो हमको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि इस रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किससे हुआ है, डू नॉट से हुआ है। तो पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड ये कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब फेड टू है उसको चेंज किस में कर देंगे, फॉरवर्ड में। तो चलिए करते हैं इसको चेंज। तो क्या आ जाएगा, द फादर फॉरबिड मोहन, द फादर फॉरबिड मोहन। और जैसे हमने इसको फॉरबिड में चेंज किया है, यहाँ पे जब इनको कनेक्ट करना होगा रिपोर्टेड स्पीच को बाहर इसके इस पोर्शन से, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाले पोर्शन से, तो वहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, साथ ही साथ डू नॉट को भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टू प्ले आउट साइड। तो आई होप अब आपको इस तरीका समझ में आ गया होगा, पहला मेथड। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, सेकेंड मेथड में हमको ये करना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उस रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार हमें ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलना होता है। और इस केस में हम लोग डू नॉट की जगह नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं उन नियमों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सेकेंड मेथड। जैसा कि मैंने पहले ही सेकेंड मेथड को बता दिया है, उस नियम को मैंने वापस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेकेंड मेथड क्या कह रहा है। सेकेंड मेथड ये कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब फेड या फेड टू होगा, हम लोग इस बार क्या करेंगे, यदि हम लोग फॉरवर्ड में नहीं बदलना चाहते हैं, पहला मेथड अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के भाव को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इम्परेटिव सेंटेंस है जिसका प्रारंभ डू नॉट से हुआ है उसका भाव क्या है। उसका भाव क्या हो सकता है, अगर भाव आदेश का होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। यदि उस वाक्य का भाव सलाह देने का होगा, एडवाइस देने का होगा, तब रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किस में हो जाएगा, एडवाइज्ड में। और जब भाव वहाँ पर प्रार्थना करने का होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि पर कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में कब बदलेंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, यूजुअली क्या होता है कि डू नॉट क्या होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडवाइस के भाव को प्रकट करता है, तो एडवाइस लिख देते हैं। बट यदि बात को कहने वाला अर्थात जो स्पीकर होगा वह टीचर हो जाए, तो टीचर हो जाए तो हमेशा क्या करेगा, टीचर का हमेशा से आदेश देना होगा, या फिर एडवाइस भी हो सकता है। अब कौन इंसान, मतलब कौन स्पीकर और किससे बात को कह रहा है, काफ़ी हद तक ये हमारे भाव को व्यक्त करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद क्या बात किया जा रहा है यह भी हमको बताया जा सकता है। और देखिए ये पहला नियम हो गया। दूसरे नियम में क्या था कि जब डू नॉट कुछ को हमने ऊपर क्या सीखा कि डू नॉट हम लोग पूरा रिमूव कर देते थे पहले मेथड में, लेकिन इस मेथड में क्या करेंगे, हम लोग डू नॉट को रिमूव नहीं करेंगे, इस डू नॉट की जगह क्या लिख लेंगे, नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, मतलब इसका कन्वर्जन किया जाएगा नॉट टू में। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद ना करो। तो इस केस में अब क्या हो सकता है, पिताजी पुत्र से कह रहे हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। पिता आदेश भी दे सकते हैं कि अपना समय बर्बाद ना करो, गुस्से में कह सकते हैं, या फिर प्रेम पूर्वक सलाह भी दे सकते हैं कि अपना समय वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। तो इस केस में फेड टू को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर एडवाइज में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर क्या हो जाएगा, एडवाइज होगा। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, My father advised me।
यहाँ तो हो गया, हमने भाव के अनुसार फिर टू किस में चेंज कर दिया है, एडवाइज्ड में। उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ पर जो जो डू नॉट लगा हुआ है, डू नॉट की जगह क्या प्रयोग करेंगे, नॉट टू का। तो ये क्या हो गया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको दिख रहा होगा यहाँ प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन पॉसेसिव केस। अब तक आपको ये प्रोनाउन याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए था। तो मैं बताया था सेकेंड पर्सन पॉसेसिव केस है, तो मैंने बताया था जो भी प्रोनाउन चेंज करते हैं उसका जो केस होता है, बदले हुए प्रोनाउन का केस भी वही होता है। तो ये योर पॉसेसिव केस में है, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा वो पॉसेसिव केस में आएगा। अब वो प्रोनाउन हो किसके अनुसार आएगा, तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अगर न याद हो तो मैंने फन फार्मूला बताया था। फन फार्मूला क्या होता था कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन जब होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो योर सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे जो कि मी है। बट मी का अगर केस देखेंगे कि मी, तो मी का केस हमको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, बट हमको चाहिए क्या, पॉसेसिव केस चाहिए। और मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, वो होता है माई। और यहाँ पर बच्चा शब्द क्या है, टाइम, तो हम लोग इसको लिख लेंगे टाइम। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन गया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। और इसको अगर पहले मेथड से फॉलो करेंगे तो पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड था माई फादर, यहाँ पर इसके पहले मेथड में क्या था, रिपोर्टिंग मोड को किस में चेंज करते थे, फॉरबिड में। तो ये हो गया फॉरबिड माई फादर फॉरबिड मी। और पहले मेथड में डू नॉट को पूरा हटा कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखते थे, टू वेस्ट माई टाइम। तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का अंतर है। और यहाँ भी टू आ रहा है, टू यहाँ भी आ रहा है, बस यहाँ पर जब हमने भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है, एडवाइज्ड में हमने नॉट टू लिखा है, लेकिन जब हमने इसको फॉरबिड में चेंज किया तब किसका प्रयोग किया है, टू का प्रयोग किया है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, उस एग्जाम्पल के थ्रू भी इस नियम को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अध्यापक ने कहा कि कक्षा में शोर मत न मचाओ, अर्थात कक्षा में शोर मत करो। तो ये हमारा क्या भाव प्रकट करा है, डेफिनेटली अध्यापक ने क्या है, तो अध्यापक ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, सलाह देंगे नहीं शोर करें बच्चे, और सलाह देंगे कि शोर मत करो। यहाँ पर उन्होंने आदेश दिया है, तो इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में। तो ये क्या जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। अब डू नॉट का चेंज किस में जाएगा, नॉट टू में, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये हो गया चेंज। और इसको अगर पहले मेथड पे जाएंगे तो पहला मेथड क्या कहता है, द टीचर, ये तो रहेगा ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज पहले मेथड में किस में करते हैं, फॉरवर्ड में, तो ये फॉरवर्ड हो गया, द टीचर फॉरवर्ड। यहाँ पर नॉट टू आया है, लेकिन फॉरवर्ड के बाद क्या आता है, सिर्फ टू आता है, फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, मेक अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। चलिए यहाँ पर हमने एडवाइस भी देख लिया, ऑर्डर भी देख लिया। तो एक और मैंने बताया था कि रिक्वेस्टेड कब होता है, जब डू नॉट के साथ ऐसा कोई शब्द जुड़ा हो जो क्या दिखाए, सम्मान का भाव दिखाए, प्रार्थना का भाव दिखाए। जैसे कि वो भाव, वो शब्द क्या सकते हैं, वो शब्द हो सकते हैं प्लीज हो सकता है, काइंडली हो सकता है, सर हो सकता है। अगर ऐसे शब्द भी डू नॉट के साथ आए तो उस केस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। यहाँ पर तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ डू नॉट हुआ, हमने उसको सीख लिया। अगर क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ नेवर से हो जाए, इससे हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ अगर नेवर से हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको जान लेते हैं। तो यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका प्रारंभ किससे हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ नेवर से हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, इनडायरेक्ट नरेशन आते हैं इसमें। नेवर से प्रारंभ होने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा,
चाहे फेड हो चाहे फेड टू हो, इसको सदैव हमेशा किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, पहला नियम। और कोई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ इस शब्द नेवर से हो जाए तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब फेड या फेड टू का प्रारंभ ऑलवेज एडवाइज्ड में होगा। नेवर वाले वाक्यों में फॉरबिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब डबल कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, नेवर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात B1 के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर जो टू होगा उसे इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखेंगे अर्थात नेवर के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखकर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देंगे, इन्फिनेटिव में। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा, नेवर वेस्ट योर मनी, कभी भी अपना पैसा बर्बाद मत करो। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका प्रारंभ किससे हुआ है, उसका प्रारंभ हुआ है नेवर से। अब हमको इस वाक्य को चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, नेवर के होने की वजह से ये जो फेड टू हो है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका चेंज हुआ किसमें, एडवाइज्ड में। तो ये क्या आ जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड, the teacher advised the student, advised the student। ये हो गया पहला काम, हमारा पहला पॉइंट हमने फॉलो कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा, इस कॉमा को हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। तो जहां पर नेवर लिखा है उस नेवर के तुरंत बाद ही किसका प्रयोग कर लेंगे, इस टू का प्रयोग कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा, नेवर टू वेस्ट। अब योर चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन है पॉसेसिव केस, तो यहाँ पर पॉसेसिव केस आएगा। तो किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, आपको पता है स्टूडेंट जो होता है कॉमन नाउन होता है, कॉमन जेंडर होता है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमको उस प्रोनाउन को चूज करना है, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनिन जेंडर हो, उसमें होना चाहिए सिंगुलर। और कौन सा केस चाहिए, पॉसेसिव केस। तो यहाँ पर हम लोग हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हिज और हर दोनों पॉसेसिव केस में हैं और दोनों सिंगुलर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा जेंडर है, तो इन दोनों से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। तो योर को हमने चेंज कर लिया हिज या हर में, बचा क्या है, मनी। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख लेंगे, मनी। तो आई होप आपको ये नेवर वाला नियम भी समझ में आ गया है। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नेवर वाले वाक्यों को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते। ये भी नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी सेंटेंस नेगेटिव होता है, लेकिन नेवर से जब भी कोई वाक्य प्रारंभ होता है वो सदैव सलाह का भाव देता है। तो दैट इज वाई हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। और जब बात आई टू को लिखने की तो टू का प्रयोग हमेशा नेवर के बाद करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया है मैंने नेवर ठीक बाद और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ठीक पहले किया है। तो आई होप आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ यदि क्या हो जाए, जो रिपोर्टेड स्पीच है, नोट में बताता हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली मैडम, जैसे रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आ जाएं, जैसे रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आ जाएं, तब क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग
जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा फेड या फेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब फेड या फेड टू को हमेशा चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, हमेशा किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और ये जो शब्द होते हैं फर प्लीज काइंडली मैडम, ये जो रिस्पेक्टेबल वर्ड्स होते हैं उनको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इनका अर्थ इफ रिक्वेस्टेड में छिपा होता है, मतलब जब रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो इनका भाव इसमें आ जाएगा, और दैट इज वाई इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उसको भी लिख लेता हूँ, पॉइंट सेकेंड क्या है, फर प्लीज काइंडली मैडम को हटा देते हैं, को हटा देते हैं। और बाकी नियम वही नॉर्मल तरीके से हैं। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्टूडेंट फेड टू द टीचर, द स्टूडेंट फेड टू द टीचर, फेड टू द टीचर, एक कॉमा लगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फर मार्क मी प्रेजेंट, फर मार्क मी प्रेजेंट। तो ये रहा हमारे पास सेंटेंस। इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तुमको दिख रहा है कि फर भी आया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ भी है, तो दैट इज वाई इम्परेटिव है। लेकिन इम्परेटिव होने के साथ साथ यहाँ पर एक रिस्पेक्टेबल वर्ड फर का प्रयोग किया गया है। तो मैंने ऊपर यही नियम बताया ना कि रिपोर्टेड स्पीच में रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आ जाएं, फर प्लीज काइंडली मैडम, इनमें कुछ भी आ जाए, तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा उसका हमेशा किस में ट्रांसफर करेंगे, उसको हमेशा चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो ये क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब जैसे हमने इसको लिख लिया, चेंज कर लिया, तो यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा ही, साथ ही साथ फर को भी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसका भाव यहाँ पर रिक्वेस्टेड में पूर्ण हो गया है, मिल गया है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अभी तक हम यही करते चले आए हैं। रिपोर्टेड स्पीच को जब हम लोग जोड़ रहे हैं बाकी पार्ट से, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग करें। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू मार्क। अब मी को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का चेंज स्पीकर के अनुसार किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर चेंज होने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो स्पीकर स्टूडेंट है, और जब स्टूडेंट के अनुसार इसको चेंज करेंगे, तभी ऊपर हमने देखा स्टूडेंट शब्द आया था, तो स्टूडेंट शब्द का जो जेंडर होता है वो कॉमन होता है, मतलब ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हमको पता है कि हाँ ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है, तो मैस्कुलिन में ही होता है नॉमिनेटिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, और फेमिनिन में जो सिंगुलर होता है वो सी होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो उन दोनों यहाँ पर कोई प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिम भी हो सकता है या फिर हर भी हो सकता है। वापस बताता हूँ, हिम या हर में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, और नाउन है तो नाउन थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है, थर्ड पर्सन में होता है। तो थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से दे और इट जो होते हैं, दे प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है, तो दैट इज वाई दे का देम यहाँ प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह इट जो होता है, इट निर्जीवों के लिए प्रयोग करते हैं, और स्टूडेंट तो सज्जों को डिनोट कर रहा है, तो दैट इज वाई इट के अनुसार यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बचा है ही या सी, तो हम लोग ही या सी दोनों के अनुसार हिम या हर दोनों से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लैश करके दोनों लिखा हुआ है, लेकिन दोनों से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। तो हिम या हर, और लास्ट में क्या लिखा है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रेजेंट। तो इस प्रकार से हमने दिए गए वाक्य को किस में चेंज कर दिया है, इसको चेंज कर दिया हमने इनडायरेक्ट नरेशन में। तो एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है, सी फेड टू सीता, सी फेड टू सीता, काइंडली हेल्प मी,
काइंडली हेल्प मी। तो ये रहा हमारा अगला सेंटेंस, अगला डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि काइंडली का प्रयोग किया गया है इंपेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हेल्प आया हुआ है, कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, काइंडली आया हुआ है। तो ऊपर का नियम यही कह रहा है कि सर प्लीज काइंडली, तो काइंडली भी आ गया है, तो इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का चेंज किस में हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो ये क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड सीता, सी रिक्वेस्टेड सीता। यहाँ से आप काइंडली क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू हेल्प। ये हो गया हेल्प। अब मी को चेंज करेंगे, मी फिर से हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी तो नॉमिनेटिव केस है, लेकिन सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो होता है हर। तो ये हो गया फिर रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। तो यहाँ पर हमने इसको भी चेंज कर लिया है। तो ये हमारा रहा इस दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। तो आई होप आपको ये डू नॉट वाला, नेवर वाला रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और नए नियमों के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस के मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।